A very good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon. Today we are going to start a new topic, a new chapter in fact, and the name of the topic is capital structure. So today we are going to discuss regarding capital structure. We will discuss this topic in important four parts. चार भागों में इसे discuss करेंगे. In the first part, we will discuss regarding what is the meaning of capital structure. In the second segment, we will discuss regarding what is the basic difference between two terms, that is capital structure and capitalization. कैपिटलाइजेशन और कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. In the third segment, which is also a very important segment, we will discuss regarding the concept of optimum capital structure. ये जो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बोला जाता है ये किस कंडीशन को कहा जाता है कि विच कैपिटल स्ट्रक्चर मे बी रिगार्डेड एज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड इन द फोर्थ सेगमेंट, दैट इज फाइनल सेगमेंट, वी विल डिस्कस रिगार्डिंग वेरियस गोल्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. इसके गोल्स क्या क्या होते हैं, क्यों कैपिटल स्ट्रक्चर को ये करना सही से ये करना वो जरूरी होता है, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे. ठीक है, ये सारी जब हो जाएंगी उसके बाद देन वी विल डिस्कस रिगार्डिंग वेरियस थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. इसकी कितनी थ्योरीज होती हैं उसको फिर हम लोग बाद में देखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट let us start with what is the meaning of capital structure. Now tell me someone, what is the meaning of capital structure? कोई Sir, बताया? it is a combination or mix of various long-term source of finance in the total capital of the firm. सर बेसिकली इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि टोटल अमाउंट ऑफ फंड जो बिजनेस को चाहिए वो किस प्रपोर्शन में किस सोर्स से वो रेज करेगी ताकि वो बिजनेस ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन कर सके, बना सके. अच्छा, ठीक है, तो फिर बात आती है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर. देन व्हाट इज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर एज अकॉर्डिंग टू यू? सर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो होगी जब कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी के जहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होगी और वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम. कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होगी और वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो मैक्सिमम होगी. दैट पर्टिकुलर कैपिटल स्ट्रक्चर मे बी रिगार्डेड एज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर. वेरी गुड. यस. ठीक है, वेरी गुड. यहाँ पे कोई शेयर कॉम्पोजिशन या ये सब की चीजों की बात नहीं की जाती है. ठीक है, एक लास्ट यस. पॉइंट मुझे आप लोग समझाइए कि सपोज वी आर डिसाइडिंग अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर. ठीक है, then most of the book, or in fact 90%, 99% of the book, they just described two capital only. They यस. just talk about debt and equity, and they are completely silent regarding preference plus retained earnings, that means all other sources of finance. They are simply indicating two capitals, डेप्थ कैपिटल, इक्विटी कैपिटल. जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं, कोई भी बुक खोल के देखो, सीधा डेप्थ इक्विटी की ही रेशियो की वो बात करता है. दैट मीन्स इट इज कंप्लीटली साइलेंट रिगार्डिंग ऑल अदर सोर्सेस ऑफ फाइनेंस. व्हाई इट इज सो? जबकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ते वक्त हम लोग देखे हैं ना कि देयर आर बेसिकली फोर काइंड्स ऑफ सोर्सेस ऑफ फाइनेंस. चार सोर्सेस ऑफ फाइनेंस होती हैं. बट जब उन्हीं सोर्स ऑफ फाइनेंस को हम लोग फर्दर कैपिटल स्ट्रक्चर में डिस्कस करने लगते हैं तो केवल दो दिखता है. केवल डेप्ट और इक्विटी पे ही आके बात खत्म हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? सर डेब्ट बहुत रिस्की होता है एंड इक्विटी बहुत कॉस्टली और प्रेफरेंस जो होता है वो इक्वल होता है, मतलब बैलेंस मे बी. मे बी. आपका देखो इसीलिए स्टेट, शायद इसीलिए. हाँ, आपका स्टेटमेंट पहले मैं उसको दोबारा से बोल दूं. आपने कहा कि डेप्ट बहुत रिस्की होता है. सेकंड, इक्विटी बहुत नहीं, आपने कहा डेप्ट बहुत कॉस्टली होता है, इक्विटी सर बहुत डेब्ट रिस्क. रिस्की होता है, डेब्ट रिस्की होता है. अच्छा ठीक है, डेप्ट बहुत रिस्की होता है, इक्विटी बहुत कॉस्टली. कॉस्टली होता है, और प्रेफरेंस बैलेंस होता है. देखो सब सारी चीजें कंट्राडिक्टरी है. डेप्ट इज नॉट रिस्की, द रिस्की फॉर्म ऑफ कैपिटल इज इक्विटी. ये हम लोग जानते सर हैं. वो तो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गई ना. नहीं नहीं, किसी के भी ठीक है, अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अगर आप बात करो तो चलो देखते हैं कि डेप्ट बहुत रिस्की होता है, आपका मानना है. ठीक है, यस. व्हाट अबाउट प्रेफरेंस? इट इज बैलेंस.
कंपनी Yes, के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रेफरेंस भी एक परमानेंट बर्डन हुआ कि नहीं हुआ? yes, बर्डन हुआ बट डेप्थ के कंपेयर में नहीं. डेप्थ के कंपैरिजन में नहीं हुआ, क्योंकि पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट कंपलसरी। Yes. बट वहां पे क्या क्लॉज होता है, प्रेफरेंस में क्या क्लॉज होता है So कि fixed दे rate of. दे विल बी एक्यूमुलेटेड। Yes, That sir. means the company is supposed to pay dividend, plus if there are no dividends then those dividends will be get accumulated. तो वो तो Yes. बिल्कुल परमानेंट नेचर हुआ ना। Yes, sir. हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो, अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, तो सबसे रिस्की कैपिटल जो माना जाता है कि कोई कंपनी बिल्कुल ना ऑफर करे, दैट इज प्रेफरेंस। वो प्रेफरेंस को बिल्कुल सबसे पहले अवॉइड करना चाहिए, उसके बाद फिर डेप्थ पे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि डेप्थ के साथ इंटरेस्ट जुड़ा है, लेकिन इंटरेस्ट का लेवल हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रिवेलिंग कंडीशन, आज की कंडीशन जो अभी मार्केट में है, अगर आप इसकी बात कर रहे हो, कोरोना की स्थिति है, प्रोडक्शन कहीं पे हो नहीं रहे हैं, दैट मीन्स द प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन डेप्थ विल बी हाई और लेस? इट इज लेस। आज के डेट में क्या है, आज के डेट में कोई कंपनी अगर डेप्ट कैपिटल इशू भी करेगी तो वो लेस इंटरेस्ट के साथ इशू करेगी, क्योंकि मार्केट की कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टर्स खोजना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत हाई लेवल जब बूम की स्थिति रहती है तो कंपनी बेसिकली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इशू कर देती है डेप्ट कैपिटल को। ठीक है, लेकिन डेप्ट के साथ तो कम से कम वो ऑप्शन है, बट प्रेफरेंस ज्यादा रिस्की। बट हियर इसका इससे कोई लेना देना नहीं है जिस चीज को मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, मैंने सीधा क्वेश्चन क्या पूछा था कि व्हाई ओनली टू कैपिटल आर यूज्ड। कैपिटल स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, बताने के लिए बुक्स केवल दो कैपिटल को क्यों देखती हैं? देखो, इसका बिल्कुल बेसिक लॉजिक है, और वो हम आप वैसे बता भी नहीं पाते जब तक कि इसको पढ़े नहीं। Basically, there are three important theories which have been developed by various experts. Basically, by two experts, three important theories of capital structures have been developed. कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज, तीन इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जो दो ऑथर्स के द्वारा डेवलप की गई है। नाउ, बिफोर फ्रेमिंग दोज पर्टिकुलर थ्योरीज, द ऑथर्स हैव बेसिकली एज्यूम्ड सर्टेन थिंग्स। उन लोगों ने कुछ एज्यूम्स कर लिया है, कुछ एजम्पशंस के बेसिस पे थ्योरी को डेवलप किया गया है। व्हाई? बिकॉज दीज आर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, दिस इज नॉट साइंस कि हम लोग प्रैक्टिकल लैब में जाके और चीजों को डेवलप करें, थ्योरीज को नहीं। यहाँ की थ्योरीज, दे आर बेस्ड अपॉन सर्टेन एजम्पशंस। एजम्पशंस कर लिए जाते हैं, और एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज एजम्पशंस सर्टेन थ्योरीज आर प्रिस्क्राइब्ड और दे आर फॉर्मुलेटेड। नाउ, द कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज जो आपको पढ़ना भी है, ठीक है, एक तो आपने एमएम हाइपोथेसिस थ्योरी दे रखी है, और एक को ट्रेडिशनल थ्योरी लिख दिया है। बट दैट ट्रेडिशनल थ्योरी इज बेसिकली, देयर आर टू इंपॉर्टेंट थ्योरीज एंड बोथ ऑफ द थ्योरीज आर रिगार्डेड एज ट्रेडिशनल थ्योरीज। The first one is net income approach theory, and second one is net operating income approach theory. Both the theories, these traditional theories, are propounded by or given by Durand. ठीक है, तो एक ये थ्योरी है और दूसरी एमएम हाइपोथेसिस है। एक जो भी मैं कह रहा हूं उसमें दोनों कंबाइंड है ट्रेडिशनल में, नेट इनकम थ्योरी, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच थ्योरी। ठीक है, तो ये दो ट्रेडिशनल की और एक एमएम हाइपोथेसिस। ना बोथ दीज थ्योरीज, दैट मींस ट्रेडिशनल प्लस एमएम हाइपोथेसिस, both these theories have been formulated on one assumption, and that assumption is, large number of assumptions are there, बहुत सारे assumptions है, लेकिन उसमें एक important assumption ये है that these authors or these experts are of the view that there are only two sources of finance. इन लोगों ने ये एज्यूम कर लिया है कि केवल दो ही सोर्सेस ऑफ फाइनेंस होते हैं, एंड दोज टू आर डेप्थ एंड इक्विटी। That means in their views, in order to formulate the theories, they have assumed that there is no other source of capital, और कोई सोर्स ऑफ कैपिटल होता ही नहीं है। इन्होंने ये मान लिया है, एज्यूम कर लिया है। ठीक है, और इसी एजम्पशंस के बेसिस पे, और भी कई एजम्पशंस है, उन सारे एजम्पशंस के बेसिस पे थ्योरीज को डेवलप किया गया है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ आपको पहले ये बता दिया
कि पढ़ाते वक्त फिर डेप्ट इक्विटी का एग्जांपल आए तो आप ये मत कहो कि सर रिटेन अर्निंग का भी पोर्शन बताइए, नहीं। वो कैपिटल स्ट्रक्चर में ये लोग मान के बैठे हैं कि नहीं, और कोई होता ही नहीं है, और कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस होता ही नहीं है। आर्गुमेंट हमारा हो सकता है कि सर होता है, बिल्कुल होता है, मैं भी जानता हूं होता है, बट सिंस द थ्योरीज हैव बीन फॉर्मुलेटेड ऑन दिस पर्टिकुलर एजम्पशन, दिस इज एज्यूम्ड कि और कोई होता ही नहीं है। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द बुक्स दे सिंपली गिव्स द एग्जांपल ऑफ डेब्ट and equity and all other sources of finance except this kind of these two, they are not considered, उसको माना ही नहीं जाता है। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं, सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, फिर कोई डाउट होगा तो बीच में मुझसे आप लोग पूछिएगा। देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर, मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इसका मतलब है क्या? अकॉर्डिंग टू आई एम पांडे, ये विद इन कोट्स है ना, मतलब जैसा आई एम पांडे ने कहा है वैसा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आई एम अकॉर्डिंग टू आई एम पांडे, वन सेकेंड, हाँ, according to I.M. Pandey, capital structure refers to the composition of long-term sources of funds such as debentures, long-term debt, preference share capital, and equity share capital, including reserves and surpluses. That means, according to I.M. Pandey, basically this term capital structure is basically a combination of, or it is a share of large number of things. And what are those things? Various long-term sources of funds. That means this particular capital structure, it consists of various long-term sources of funds. For example, debentures, long-term debt, preference shares, equity shares, and other things which includes reserves and surpluses. Now, this is according to I.M. Pandey. यहाँ पे यह ध्यान रखना कि इनके अनुसार कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब एक कॉम्पोजिशन है। किस चीज का कॉम्पोजिशन? लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड। जितने भी लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स है, उनका कॉम्पोजिशन क्या है? व्हाट इज देयर शेयर इन द टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू of any particular company? What is their share? What is their composition in the total capitalization? और किस चीज का शेयर या किस चीज को ये लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स में मान रहे हैं? क्योंकि यहाँ उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि इट इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेस which may include under the long term sources of funds. They may be debenture, they may be long term debts, they may be preference, there may be equity, they may contain reserves and surpluses, etc. Further, capital structure is the proportion of debt, preference share, equity share, and अदर्स ऑन अ फर्म बैलेंस शीट। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर में बेसिकली हम लोग प्रोपोर्शन लेते हैं या शेयर को देखते हैं कि किसका कितना शेयर है, किस चीज का? डेप्ट का, इक्विटी का, प्रेफरेंस का, एंड अदर थिंग्स, अदर लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। ठीक है, देखो यहाँ पे केवल हम लोग मतलब समझ रहे हैं, इसलिए सारे सोर्सेस को कंक्लूड कर रहे हैं। अब यहाँ कोई ये मत कहना कि सर अभी तो आपने कहा था कि बाकी सोर्सेस को नहीं लिया जाता है, बाकी सोर्सेस को नहीं लिया जाता है। तो वो मैंने किस लिए कहा था कि ओनली फॉर डिफाइनिंग द थ्योरी, ओनली फॉर एक्सप्लेनिंग द थ्योरी, only for the formulation of theories of capital structure. That means while formulating the theories for capital structure, the experts have assumed that there are only two sources of finance. केवल कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज को बनाने के लिए उन्होंने एज्यूम कर रखा है कि दो सोर्सेस होती हैं। बट जब हम लोग डेफिनेशन में डिफाइन करेंगे, देन वी विल डिफाइन और वी विल डिस्कस रिगार्डिंग ऑल द प्रोबेबल सोर्सेस, सारी सोर्सेस की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैपिटलाइजेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर? कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैपिटलाइजेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर? So capitalization include both long-term and short-term sources of finance, and capital structure proportion it can be in ratio हो सकता है sir. It includes only long-term source of finance. यस, वेरी गुड, दो इंपॉर्टेंट चीज तो बनाए। देखो आगे देखते हैं, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन और कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, इसको देख लिया जाए। बेसिकली कैपिटलाइजेशन डिसाइड्स अबाउट और इट इंडिकेट्स द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल। The term capitalization indicates the total amount of capital which is held up by a business firm. एक business firm के पास total amount of capital क्या है, उसको indicate कौन करता है? This term, that is capitalization.
ठीक है. Whereas the capital structure decides or it indicates about the composition of total capital. That means what is the share composition of various sources of finance within the total capital, है ना. तो कैपिटलाइजेशन टोटल कैपिटल को इंडिकेट करता है और कैपिटल स्ट्रक्चर उस पर्टिकुलर प्रोपोर्शन को इंडिकेट करता है. ठीक है. इसी में एक चीज और छुपा हुआ है जो इन्होंने बताया है कि सिंस कैपिटलाइजेशन इज इंडिकेटिंग द टोटल कैपिटल, that means we are not here dividing the total capital into long term and short term. We are simply stating that capitalization indicates the total capital. Then it can be also said that the capital may include short term capital also. ठीक है. तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों की बात की जा रही है. दैट मीन्स whenever we are talking about capitalization, that simply indicates the total volume of capital which is held up by a business firm. एक फर्म के पास जो टोटल कैपिटल है उस वो किस चीज को इंडिकेट करता है, कैपिटलाइजेशन को. इसका दूसरा मतलब ये भी है कि उसमें शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों को माना जा सकता है. But when we talk about capital structure, then it simply states the share composition of that particular capital. That means share composition of total capital, share composition of what, long term sources of finance. That means whenever we talk about capital structure, basically we do not include the short term sources of finance. Capital structure simply indicates the various portions, the various shares which are held up by various long term sources of finance in the total capital. टोटल कैपिटल में या कैपिटलाइजेशन की वैल्यू में लॉन्ग टर्म सोर्सेस का कितना शेयर कितना प्रोपोर्शन है, ये कौन बताता है, कैपिटल स्ट्रक्चर. सेकेंड डिफरेंस इज द टर्म कैपिटलाइजेशन, इट डिपिक्ट्स और इंडिकेट्स द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट. क्यों? क्योंकि ये केवल टोटल वॉल्यूम की बात कर रहा है, यानी ये क्वांटिटी की बात कर रहा है. दैट्स व्हाई कैपिटलाइजेशन इंडिकेट्स द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट. वो किस चीज की बात कर रहा है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट. समथिंग विच कैन बी shown or something which can be indicated in strict quantitative terms, in numerical values, जो सीधा सीधा नंबर्स में हम लोग दिखा सकते हैं, उसको इंडिकेट करता है. तो दिस इज बेसिकली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट. बट the capital structure depicts or it indicates the qualitative aspect of financial planning. वो क्वांटिटी को नहीं बताता है, since it is showing, that means capital structure, since it is showing the various proportion of various long term sources of finance in the total capital, that means it is indicating or that is depicting the qualitative aspect. What is the quality of capital? ठीक है, वो उस चीज को इंडिकेट करता है. ठीक है. तो एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को दिखाता है, दूसरा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को दिखाता है. कई बार दोनों को सिनोनिम्स की तरह कई लोग यूज कर देते हैं, विच इज नॉट राइट. ये कहीं से भी सही नहीं है. कैपिटलाइजेशन सीधा टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस इन दैट कैपिटल. ठीक है. इसीलिए कहा जाता है कि ये बेसिकली शॉर्ट लॉन्ग दोनों को इंडिकेट कर देता है. इसमें केवल और केवल कैपिटल स्ट्रक्चर में केवल और केवल लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के ही प्रोपोर्शन को हम लोग देखते हैं. ठीक है. और ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है और ये सीधा सीधा क्या हो गया, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है या क्वालिटी को इंडिकेट करता है. like in this example, suppose the total capital of the firm is say ₹100. किसी फर्म की टोटल कैपिटल यानी कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ दैट फर्म इज ₹100. वो 100 है. तो 100 क्या है, ये सीधा सीधा क्या है, इट इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट. इट इज क्वांटिटेटिव बिकॉज 100 इट इज इंडिकेटेड इन क्वांटिटी. वो सीधा सीधा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. और यहाँ पे ये क्या है, टोटल वॉल्यूम को भी रिफर कर रहा है. बट फिर अगर हम लोग उसके स्ट्रक्चर में फर्दर ऑन देखें कि किसका कितना पोर्शन है, तो मान लो हम लोगों ने जैसे 4 सोर्सेस का यहाँ पे प्रोपोर्शन ले रखा है. ठीक है. तो ये सारे सबका इंडिविजुअल सोर्स का ये जितने भी लिया है, ये क्या शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स है. दैट मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर टॉक्स अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस ओनली. उसके बाद फिर ये वेरियस प्रोपोर्शन को जो हम लोगों ने शो कर रखा है. ठीक है. तो ये क्या दिखा रहा है, ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है कि क्वालिटेटिव है. दिस इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बिकॉज इट इंडिकेट्स व्हाट काइंड ऑफ capital is basically offered by the company.
और व्हाट काइंड ऑफ कैपिटल इज बेसिकली इशूड बाय द कंपनी इन द मार्केट, किस प्रकार की शेयर्स को या किस प्रकार के डेप्ट को ये कंपनी प्रेफर कर रही है, तो ये उसकी क्वालिटी ऑफ कैपिटल को इंडिकेट करेगा। जैसे मान लो अगर आज के कंडीशन में, आज प्रिवेलिंग कंडीशन में, इस कोविड पोजीशन में अगर माना जाता है, अगर ये एज्यूम किया जाए कि इट इज गुड फॉर द कंपनीज टू ऑफर मोर एंड मोर से इक्विटीज, बिकॉज the debt capital, it carries fixed rate of interest, that means there will be fixed obligation upon the company, क्योंकि डिविडेंड सॉरी ये डेप्ट कैपिटल क्या है, इसके ऊपर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। यानी जो भी कंपनी ऐसे कैपिटल को अगर इशू करेगी तो वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन उसके ऊपर किस चीज का होगा, फिक्स्ड नेचर का फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आ जाएगा। तो दिस इज रिस्की इन सच काइंड ऑफ सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशन में ज्यादा रिस्की हो जाएगा। सो it is better for a company to offer more and more equity or share capital in such kind of situations। मान लो अगर किसी कंपनी ने पहले से ही शेयर कैपिटल ज्यादा इशू कर रखा है, तो आज के डेट में उसकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हम लोग अच्छा मानेंगे कि नेगेटिव मानेंगे, अच्छा मानेंगे। that means as per this particular condition, the quality of securities which is offered by that particular company, keeping these conditions in mind, it will be regarded as that good quality of shares or securities have been offered by the company in the market। ठीक है, तो ये बेसिकली शेयर कंपोजिशन उसकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को दिखाता है, जो सिचुएशनल बेसिस पे डिफर करेंगी, है ना। क्वालिटी कभी भी हम लोग इसमें ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा ही होगा, इक्विटी को ज्यादा ऑफर करना या डेप्ट को ज्यादा ऑफर करना, कौन सी ज्यादा अच्छी क्वालिटी मानी जाएगी, ऐसा इससे कोई तात्पर्य नहीं है। इट 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 विल डिफर एज पर द प्रिवेलिंग कंडीशंस, वो कंडीशंस के हिसाब से अलग होती जाएंगे। बट दिस कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली इंडिकेट्स और इट डिपेक्ट्स द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, वो क्वालिटी को ही इंडिकेट करता है, वो क्वांटिटी को इंडिकेट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी बेसिकली कैपिटलाइजेशन के द्वारा बताई जाती है। ठीक है, नाउ थर्ड वन, द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाई or what are the terms and conditions, which are the prevailing conditions when or when we can regard any capital structure as the optimum capital structure, किस स्ट्रक्चर को हम लोग जनरली ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहा जाएगा। ठीक है, एज सच लार्ज नंबर ऑफ थ्योरीज हैव बीन प्रोपोनेटेड बाय द एक्सपर्ट्स, कई एक्सपर्ट्स वो कर देते हैं, अपनी व्यूज दे देते हैं। जैसे डेप्ट इक्विटी रेशियो को, अब यहाँ पे केवल डेप्ट इक्विटी में क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज वेन एवर दे आर गोइंग टू फॉर्मुलेट एनी थ्योरी, अंडर दैट थ्योरी इट इज एज्यूम्ड दैट दैट देयर विल बी ओनली टू काइंड ऑफ कैपिटल। थ्योरी बनाने के लिए एजम्पशन ही क्या रखा है कैपिटल स्ट्रक्चर में, कि केवल दो ही सोर्सेस ऑफ फाइनेंस होते हैं, डेप्ट और इक्विटी, बाकी सोर्सेस ऑफ फाइनेंस को ये लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, यानी एजम्पशंस में ही मान लिया गया है। तो बेसिकली ऑन द basis of two sources of finance, large number of experts have given their opinion that what should be the basic composition or ratio between debt and equity। ठीक है, कोई 60-40 का रेशियो, 40-60 का, इस टाइप से लार्ज नंबर ऑफ थ्योरीज आर देयर, बहुत सारी थ्योरीज हैं जो रेशियो को भी डिफाइन करती हैं। बट नो स्पेसिफिक रेशियो कैन बी एप्लीकेबल अपॉन ऑल द कंपनीज, है ना, ऑन एब्सोल्यूट टर्म्स। एब्सोल्यूट टर्म्स में आप बोल नहीं सकते हो कि यही रेशियो है जो सारे कंपनीज के लिए ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मानी जाएगी। क्यों? because the companies may differ on the basis of their nature, the company may differ on the basis of their size, है ना, large number of segmentations are there, large number of parameters are there, on the basis of which those parameters differences are there in the companies, then how you can conclude about a specific ratio which may be applied upon all kind of companies, and it will be said that if this ratio is adopted by the company, then that capital structure will be regarded as optimum capital structure। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो होता क्या है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर किस कंडीशन को बोला जाएगा उसको देख लिया जाए। ठीक है, देखो, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले उन तीन फिगर्स को आप लोग दिमाग में बैठाओ कि सबसे पहले एक प्रोजेक्ट होता है किसी भी फर्म के पास, जिसमें उसको पैसा लगाना होता है, और उस प्रोजेक्ट से फ्यूचर में उसको प्रॉफिट्स होने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, यानी समथिंग
investments, some investment the company has to made in a specific project, and there are expected earnings from that particular project, वो जो कि फ्यूचरिस्टिक होता है, ठीक है। अब देखो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर किस कंडीशन में माना जाएगा। देखो कहा जाता है कि सच कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी एडॉप्टेड बाय अ कंपनी, ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर किसी कंपनी को एडॉप्ट करना चाहिए या बनाना चाहिए जिसका इम्पैक्ट दो चीजों पे अलग अलग तरीके से होना चाहिए, यानी उसका प्रभाव दो चीजों पे अलग अलग तरीके से होना चाहिए, ठीक है। वो दो चीजें कौन सी है? पहला, द इन्वेस्टमेंट्स विच आर गोइंग टू बी मेड अंडर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी करने की सोच रही है उस इन्वेस्टमेंट पे एक इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, कैसा उसको देखेंगे। दूसरा, दूसरा इंपैक्ट किसमें? द फ्यूचर बेनिफिट्स और द फ्यूचर एक्सपेक्टेड अर्निंग्स, उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ना चाहिए। यानी ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करो जिसका इन दोनों चीज के ऊपर प्रभाव पड़े। कैसा प्रभाव पड़े? द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच दैट इट शुड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस इन्वेस्टमेंट में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। नाउ दैट कैपिटल स्ट्रक्चर should be selected by a business firm which has the least amount of cost or the least cost of capital. That means the cost of capital of, or you can say the weighted average cost of capital of that investment, जो investment हम लोग कर रहे हैं उसमें जितने भी sources of finance है उसकी weighted cost of capital वो क्या होनी चाहिए? It must be एट द मिनिमम लेवल, वो सबसे कम होना चाहिए। इसलिए यहां पे क्या लिखा गया है? दैट कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी डिसाइडेड बाय द बिजनेस फर्म कीपिंग वन फैक्टर इन माइंड दैट इट मस्ट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो क्या करना चाहिए? वो कम होना चाहिए। उसको कम का मतलब हम लोग सबसे ऑप्टिमम लेवल क्या मान लेंगे या सबसे बेस्ट लेवल किसको मान लेंगे? that level at which the weighted average cost of capital is at minimum। सबसे कम जहां पे weighted average cost of capital हो उसको हम लोग ले सकते हैं। that means that structure should be adopted by the business firm which reduce the cost of capital or at which the weighted average cost of capital is the minimum one। जो सबसे मिनिमम हो वहां पे ले लेना चाहिए। दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर का इंपैक्ट, इट मस्ट enhance the expected earning। That means that capital structure should be adopted by the business firm which enhance the or which are going to enhance the earnings of the firm, or there is a possibility of rise in the expected earnings। ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर हमेशा हमें अडॉप्ट करना चाहिए जिससे फ्यूचर की एक्सपेक्टेड अर्निंग्स में बढ़ोतरी की यानी वो इनहेंस के चांसेस वहां पे हो। Why these two measures should be adopted? So that there will be an direct impact upon value of firm, because capital structure has a direct connection with the value of firm। ऐसा इसलिए करना चाहिए, ये दो मेजर्स हमें इसलिए अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर का डायरेक्ट इंपैक्ट किस चीज पे होता है? अपॉन द वैल्यू ऑफ द फर्म। आप लोग देख सकते हो, इफ कैपिटल स्ट्रक्चर विल बी अडॉप्टेड in such a way where the weighted average cost of capital is minimum and the possible expected earnings are higher, then what about the amount of profit? The amount of profit will be more, or the benefits which are going to be accrued by the firm will be high, so the value of the firm will increase। but if both the things are not maintained, suppose if they are अगर ये बिल्कुल उल्टा कर दिया जाए, then the value of the firm will decline। so since the capital structure has a direct impact upon the value of firm, so it should be such kind of optimum capital structure should be adopted by the firm which must reduce or that weighted average cost of capital should be selected which is just at the least or where the cost of capital is at least possible, और जहां पे सबसे लो हो वो, और इनहेंस जो करे एक्सपेक्टेड अर्निंग्स को। इसलिए देखो यहाँ पे आगे क्या दिया गया है कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेसिकली दैट कैपिटल स्ट्रक्चर एट विच the weighted average cost of capital is minimum and thereby maximizing or the value of the firm is maximum।
ठीक है। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली उस लेवल को कहा जाता है या उस कैपिटल स्ट्रक्चर को कहा जाता है जहां पे हम लोग ये पाएं कि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, वो मिनिमम लेवल पे है। अगर वो मिनिमम लेवल पे है, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म इन अ पॉजिटिव मैनर। वो पॉजिटिव सेंस में ही, यानी हमारा वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा, कहीं ना कहीं हायर वर्जन पे होगा या ज्यादा पॉइंट पे होगा। ठीक है। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली किसी भी फर्म के लिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन को आइडियल सिचुएशन माना जाएगा। किस सिचुएशन को? जहां पे उसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो प्लस एक्सपेक्टेड अर्निंग्स की जो लेवल हो वो ज्यादा हो, या एक्सपेक्टेड अर्निंग्स की पोजीशन जो हो वो ज्यादा हो, जिससे कि इन दोनों का प्रभाव, अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करती हैं, दैट मीन्स बोथ विल लीड टू इनहेंस इन द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म। सो दिस इज अबाउट ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स में किसी को किसी पॉइंट पे डिस्कस करना है तो मुझसे अभी समझ लें। ये जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स अभी जो तीनों स्लाइड्स हम लोग देखे थे, मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, इट्स डिफरेंस विद कैपिटलाइजेशन एंड फाइनली द सिचुएशन ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, इन तीनों में किसी को कोई डाउट है? Sir, is there any difference between capitalization and financial structure? कैपिटलाइजेशन एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, Hmm. व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्ट्रक्चर? पहले तो जो आप टर्म फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखो, कैपिटलाइजेशन इज वेरी क्लियर। कैपिटलाइजेशन सिंपली इंडिकेट्स द टोटल वॉल्यूम ऑफ कैपिटल हेल्ड अप बाय द बिजनेस फर्म। एक Oh. बिजनेस फर्म के पास पूरा का पूरा कैपिटल, टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या है, ये कैपिटलाइजेशन है। नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, पहले ये समझना होगा ना। Sir, it includes both the long-term and short-term sources of finance. इसका भी तो आंसर सेम ही है। ये आप कह रहे हो कि देखो, पहली बात समझो कि दिस पर्टिकुलर टर्म फाइनेंशियल टर्म इज नॉट अ स्पेसिफिक टर्म। ऐसा कोई ये टर्म नहीं है जो बेसिकली हम लोग उन चीजों में स्टडी करते हैं। किस चीज में? फाइनेंस के किसी टर्म में। ये नॉर्मल लेआउट, जैसे नॉर्मल भाषा में वर्ड ये जो यूज किया जाता है, इसको किया जाता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। व्हाट इज द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ योर कंपनी? ठीक है। जैसे अगर कोई कंपनी का आपको अगर पूछना है कि व्हाट इज द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ योर फर्म, that means he might be asking about the long term and short term funds, as well as he might be asking about the various composition of funds। ठीक है, वो दोनों सेंस में हो सकता है पूछ रहा हो। अगर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आपका पूछ रहा है तो ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है कि वो आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वर्जन के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को पूछ रहा है। ठीक है, ज्यादा पॉसिबिलिटी उसी की है। इन दैट पर्टिकुलर सेंस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड कैपिटलाइजेशन इज सेम। But if that particular person is asking about, or by this term financial structure, he's asking about the inner segments, that means what is the composition of various sources of finance। ठीक है, वो भले ही उसमें केवल हम लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो अगर लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म के वेरियस सोर्सेस का स्ट्रक्चर क्या है, और अगर शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म का स्ट्रक्चर क्या है, then it is something which may be related with this particular thing, capital structure, but in no condition that is capital structure। वो capital structure तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अगर बोल रहा है तो हो सकता है वो इसकी बात कर रहा हो कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ द थिंग्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल एज वेल एज शॉर्ट टर्म कैपिटल। आपने अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल में कुछ कैपिटल को ये कर रखा है तो उसकी स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, पहली चीज। और दूसरा, अगर शॉर्ट टर्म सोर्सेस भी हैं तो उसकी स्ट्रक्चर्स क्या है, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। दैट मीन्स ही इज नॉट ओनली आस्किंग अबाउट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेस, बट ही माइट बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ऑल दोज सोर्सेस। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट टर्म्स में आप बिल्कुल दोनों चीजों पे उसको नहीं कह सकते हो, डिफरेंसेस होगा। जैसे उसको कैपिटलाइजेशन नहीं कहा जाएगा प्योर टर्म्स में, क्यों? क्योंकि आपने कहा कि सर वो तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर, सॉरी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जरूर बात करता है, बट केवल और केवल उनकी, हो सकता है वो उसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हो। यानी what are the various sources which are included under long term sources and what are the sources which are included under short term sources,
as well as what is the composition of or share of all the long term sources in the total capitalization, plus what is the composition or share of all the short term sources in the total capitalization. ठीक है, तो देखो तीनों चीज को अलग अलग करके समझो. कैपिटलाइजेशन सीधा सीधा व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल वैल्यू, वो कैपिटलाइजेशन को इंडिकेट करता है. कैपिटल स्ट्रक्चर इट ओनली इंडिकेट्स द वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस. ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर अगर हम लोग बोलते हैं तो सीधा लॉन्ग टर्म सोर्सेस का ही कॉम्पोजिशन को वो दिखाता है. और अगर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें इंक्लूड हो सकती हैं. जैसे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आपको ये भी बता सकता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल प्लस शॉर्ट टर्म कैपिटल, पहला चीज. ठीक है, प्लस व्हाट इज द वेरियस कंपोजिशन ऑफ वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेस विच आर इंक्लूडेड अंडर दिस लॉन्ग टर्म कैपिटल, plus what is the composition of various short term finances which are included under your short term capital. ठीक है. ओके सर, थैंक यू. हाँ, तो उसको डायरेक्ट आप कैपिटलाइजेशन से भी बिल्कुल इक्वल नहीं कह सकते हो, क्योंकि कैपिटलाइजेशन बिल्कुल साइलेंट है. कैपिटलाइजेशन का मतलब कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल, दैट्स ऑल. ओके सर. ठीक है, लेकिन हम लोग इसमें स्ट्रक्चर की कहीं से भी बात नहीं कर रहे हैं. फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में वो दोनों चीज की बात कर रहा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ कैपिटल प्लस अगर लॉन्ग टर्म सोर्सेस हैं तो उनके अंदर का इनर सेगमेंट्स भी, उसका स्ट्रक्चर भी क्या है उसको भी क्लैरिटी से बताने का ये कर रहा है. और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, केवल लॉन्ग टर्म सोर्सेस का इनर स्ट्रक्चर या उनकी स्पेसिफिक रेशियो क्या है उसकी बात कर रहा है. ठीक है, चलो और किसी को कोई डाउट है? चलिए, थर्ड सेगमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट गोल्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं इसको देखते हैं. नाउ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल्स, ऐसे किताबों में बहुत ज्यादा दिया हुआ है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, उसको देख लिया जाए. सम इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आर, नंबर वन, टू मैक्सिमाइज द फ्यूचर और एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ऑफ द फर्म. ठीक है, यहाँ पे देखो जब भी हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर कंसर्न्ड अबाउट ओनली लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, है ना, उनके कॉम्पोजिशन की हम बात कर रहे हैं. व्हाट आर द कॉम्पोजिशन और शेयर ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस इन द टोटल कैपिटल, वही कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. तो इसका गोल्स क्या होता है? नंबर वन इज टू मैक्सिमाइज द फ्यूचर एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ऑफ द फर्म. अर्निंग्स ऑफ द फर्म, अर्निंग्स से हम लोग सीधा सीधा बात कर रहे हैं. वाई? ये कोई मुझे बताएगा कि व्हाई वी वांट टू मैक्सिमाइज द फ्यूचर एक्सपेक्टेड अर्निंग्स और एंड व्हाई इट इज कंसर्न विद कैपिटल स्ट्रक्चर? देखो यहाँ पे ध्यान दो, whenever we are talking about capital structure that means we are not concerned about the short term finance. short term funds की हम लोग बिल्कुल बात नहीं करते हैं. ठीक है, लॉन्ग टर्म फंड्स की बात करते हैं. एंड लॉन्ग टर्म फंड्स दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द फिक्स्ड एसेट्स, एंड फिक्स्ड एसेट्स आर बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर द अर्निंग्स. अर्निंग्स लेवल को बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द फर्म विच आर डायरेक्टली कंसर्न विद द लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस. और उसी की कॉम्पोजिशन हम लोग किस में पढ़ते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर. सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज टू मैक्सिमाइज द फ्यूचर earnings or expected earnings. Why? Because the capital structure, these capitals are going to be invested in the long term assets of the firm, and they are directly concerned with the earnings or the earning capacity of the firm. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि fixed assets they are regarded as true earning assets of a firm. ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स को ही हम लोग ट्रू अर्निंग एसेट्स भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि वही फिक्स्ड एसेट्स फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे हमें बेनिफिट्स होता है. ठीक है, सो फिक्स्ड एसेट्स आर आल्सो रिगार्डेड एज ट्रू अर्निंग एसेट्स. और फिक्स्ड एसेट्स किससे लिंक है? डायरेक्टली दिस long term sources of finance under this particular capital structure. So one of the important goal is to maximize the future or expected earnings of the firm. Now number 2 is to minimize cost. The ideal capital structure should be, or it should be taken that specific weighted average cost of capital जो किस पॉइंट पे हो, जो मिनिमम लेवल पे हो. ठीक है, तो
कोशिश यही किया जाता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर वैसे स्ट्रक्चर को चुना जाए जहां पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो, सबसे मिनिमम हो, जहां हमारा कॉस्ट सबसे मिनिमम हो। ये कॉस्ट को मिनिमाइज करने का कारण क्या है, वो हम लोगों ने देखा था, बिकॉज कैपिटल स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली कंसर्न विथ द वैल्यू ऑफ द फर्म। इसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे होता है, वैल्यू ऑफ द फर्म में होता है। तो मिनिमम अगर कॉस्ट हमारा रहेगा तो वैल्यू ऑफ द फर्म इनहेंस होने की चांसेस रहेंगी। ठीक है। सो वन ऑफ द मेजर गोल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट। यहाँ कॉस्ट का मतलब वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसको मिनिमाइज करने का ये करना। थर्ड वन इज टू मिनिमाइज द रिस्क, टू मिनिमाइज द रिस्क लेवल। यहाँ कैपिटल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, यानी कॉम्पोजिशन बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी की बात हो रही है। ठीक है। तो हमेशा से हमें कोशिश ये करना चाहिए, वी शुड ट्राई टू adopt such kind of structure which is less risky for the firm। अब ये फर्म को देखना है, हर फर्म का रिस्क लेवल अलग अलग होता है, या अलग अलग सिक्योरिटी की एक फर्म के ऊपर रिस्क लेवल अलग अलग हो जाएंगे। तो सो इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द फर्म what kind of capital structure it is going to be, or it is going to फाइनलाइज, किस प्रकार की कैपिटल स्ट्रक्चर को फाइनलाइज करना चाहता है। उसमें बस उस फर्म को किस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि इट शुड फाइनलाइज दैट स्ट्रक्चर विच इज लेस रिस्की फॉर दैट पर्टिकुलर फर्म। दैट मीन्स इट शुड नॉट एक्सेप्ट अनड्यूली हाई रिस्क, यानी कोशिश करना चाहिए कि अनड्यूली हाई रिस्क ना अडॉप्ट किया जाए। ठीक है। इसमें एक एग्जांपल दिया कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट इज एन ऑब्लिगेशन, इट इज एन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। एक तरीके से क्या होता है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होता है जिसको मीट आउट करना कहीं ना कहीं मैंडेटरी होता है, मैंडेटरी कंडीशन होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल रिस्क का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन कोई मीट आउट ना करे तो वो लेटर ऑन कहाँ पे जा सकता है, वो इंसॉल्वेंट की तरफ भी बढ़ सकता है कंपनी। तो कोशिश करना चाहिए कि ऐसा स्ट्रक्चर वो लिया जाए जो ज्यादा रिस्की ना हो, है ना। अब ये ज्यादा और कम इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी और डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, बट एवरी कंपनी शुड ट्राई टू मिनिमाइज इट्स रिस्क, अपने रिस्क लेवल को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, टू कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट। कोई भी प्रोमोटर, कंपनी का प्रोमोटर मतलब जिसने भी कंपनी को स्टार्ट किया है, वो कभी भी ये नहीं चाहता है कि हम इतनी शेयर्स को या इतनी इक्विटीज को मार्केट में छोड़ दें कि हमारा अपना कंट्रोल एंड सुपरविजन ही खत्म हो जाए। ठीक है। ये कोई भी नहीं चाहता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रेम करते वक्त ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट हमेशा बना रहे। ठीक है। दैट मीन्स स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि इक्विटी शेयर्स पे अपना कंट्रोल बना रहे या मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल बना रहे। ठीक है। सो कंपोजिशन शुड बी सच दैट मैक्सिमम कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट। दैट मीन्स इनडायरेक्टली it is stating that maximum amount of equities should be retained by the company. Why? Simply so as to retain control over management। मैनेजमेंट पे अपना कंट्रोल अगर आपको स्टैब्लिश रखना है तो बेसिकली स्ट्रक्चर को ऐसा बनाना चाहिए कि मैनेजमेंट पे कंट्रोल अपना बना रहे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबिलिटी, यानी ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर बनाओ या ऐसी कैपिटल स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी की ऑप्शंस हमेशा बनी रहे। दैट मीन्स सपोज डेप्ट इक्विटी रेशियो सपोज 40:60, आज के डेट में डेप्ट और इक्विटी का पोर्शन है 40:60, यानी 40 डेप्ट है, इक्विटी 60 है। तो फ्लेक्सिबिलिटी की भी चांसेस रहे, ऐसा ये कह रहा है। दैट मीन्स द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी एबल टू कैटर टू द एडिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स इन फ्यूचर। सपोज now we are going to expand this particular the total volume of capitalization, and that's why the capital structure will also going to be disturbed। ठीक है। मान लो कैपिटलाइजेशन की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो 40:60 है उसकी रेशियो में कुछ चेंज आएगा। तो ऐसी ये दे रहा है कि ऐसी स्ट्रक्चर आज की डेट पे आप बना के रखो जो फ्लेक्सिबिलिटी को भी प्रोमोट करे। दैट मीन्स जैसे यहां पे ये बताना चाह रहा है कि अगर सपोज इफ द कंपनी इज इन ए पोजीशन टू पे प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन इट्स डेब्ट्स एंड प्रॉपर अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स अपॉन इट्स इक्विटी, अगर आज के डेट में ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर बना रखा है जो कि कंपनी इजी वे में
डेप्ट के ऊपर इंटरेस्ट आराम से पे कर रही है और इक्विटी के ऊपर आराम से डिविडेंड पे कर रखी है। सपोज ऐसी कंपनी को फ्यूचर में कभी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी और वो एडिशनल डेप्ट इशू करेगा मार्केट में, तो क्या वो प्रिस्क्राइब्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लोगों के द्वारा लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा। ठीक है। और अगर सपोज इक्विटी को ही अगर फ्यूचर में और फ्लोट कर रहा है, तो क्या ऐसी इक्विटीज करंट मार्केट वैल्यू पे प्रिस्क्राइब कर ली जाएंगी कि नहीं कर ली जाएंगे? यस, बिल्कुल कर ली जाएंगे। सो दैट मीन्स इफ such kind of capital structure is has been maintained by the company, in which the companies or the business firm is in a position to pay proper amount of interest upon its debt and proper amount of dividend to its equity shareholder, then that will reveal a situation or that will indicate a situation that the company has maintained proper flexibility in its capital structure। माना जाएगा कि ये flexible enough है, ये फ्लेक्सिबल है। यानी ये किसी भी प्रकार की अगर फ्यूचर में सिक्योरिटीज को फ्लोट करता है, चाहे डेप्ट या इक्विटी, तो वो हाथों हाथ ली जाएगी। दैट विल बी सब्सक्राइब्ड बाय द जनरल पब्लिक, वो सब्सक्राइब कर लिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ ये दे रखा है कि फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। आप ऐसा डेप्ट ना इशू कर दें कि जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट दे ही ना पाए, या ऐसी इक्विटीज ना कर दें जिसपे आपने लॉन्ग टर्म बहुत दिनों से आप देखा जा रहा है कि आप डिविडेंड डिक्लेयर कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है। यानी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल नहीं है। दैट्स वाई यू आर नॉट इन ए पोजिशन टू पे प्रॉपर अमाउंट और रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉपर एंड रेगुलर अमाउंट ऑफ डिविडेंड अपॉन योर इक्विटीज। तो वैसा अगर सिचुएशन है, दैट मीन्स योर कैपिटल स्ट्रक्चर इज नॉट फ्लेक्सिबल इनफ। ऐसा होना चाहिए कि आपकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर दे। ठीक है। तो वो सिचुएशन वही होगी जब आप प्रॉपर अमाउंट, वो आप अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर रहे हो। ठीक है। इंटरेस्ट पूरा दे रहे हो और डिविडेंड भी इक्विटीज के ऊपर, जो भी इक्विटी इशू कर रखा है आप उसके ऊपर भी प्रॉपर से ये दे रखा हो। मतलब कि फ्यूचर में आपको अगर फ्यूचर की रिक्वायरमेंट कैपिटल की होगी तो आप उसको भी फुलफिल कर लोगे इजी मैनर में। ठीक है। तो उस आइडियल सिचुएशन को या उस सिचुएशन को ही हम लोग फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ठीक है। एंड फाइनली, टू रीप मार्केट अपॉर्चुनिटीज, फिर लगभग लगभग उसी से मिलता जुलता ये चीज है। टू रीप मार्केट अपॉर्चुनिटीज, मार्केट की कंडीशंस अगर अचानक, हम लोग हमेशा जानते हैं कि फ्यूचर इज अनसर्टेन, दैट मीन्स द फ्यूचर मार्केट कंडीशंस अब क्या होंगी, इट इज कंप्लीटली अननोन टू द जनरल कंपनीज। किसी भी कंपनी को पता नहीं है कि फ्यूचर मार्केट कंडीशंस क्या होंगी। ठीक है। वो अच्छी होने वाली है कि और बुरी होने वाली है। नाउ इन ऑर्डर टू रिप, in order to take the advantage of the future market conditions, you must be properly aware, or your capital structure should be designed in a manner so that if certain additional funds are required in the future in order to take the maximum advantage of that particular situation, then your capital structure should be designed in that particular manner। ये पॉइंट ये कह रहा है कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि फ्यूचर में अगर मान लो कोई कंडीशंस ऐसी आती हैं कि आपको उसका एडवांटेज लेना हो। कैसी कंडीशन? फॉर एग्जांपल, मान लो अचानक से रॉ मटेरियल्स के दाम अचानक से गिर जाएं, किसी फर्म की हम लोग बात कर रहे हैं और उससे रिलेटेड जो रॉ मटेरियल्स यूज होती हैं उसके दाम अचानक से 50% डाउन हो जाए। ठीक है। तो कोई भी कंपनी क्या चाहेगी कि उस पॉइंट ऑफ टाइम में वो ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल्स को खरीद के एक्यूमुलेट कर ले। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप खरीद कब सकते हो? ठीक है, जब आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा हो जो आपको इजाजत देता हो या उतने फंड्स को प्रॉपरली एलोकेट करने का, या आपके पास अगर फंड नहीं है तो दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल मे बी रेस्ट फ्रॉम द कैपिटल मार्केट और फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से उतना कैपिटल सडनली आपको इजिली अवेलेबल हो जाए तो दैट विल कैसे, ये सारी सिचुएशन कैसे क्लियर होंगी? ओनली इफ यू हैव मेंटेन अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर और अ गुड कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है। आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर अगर सही है और ऐसी पोजीशन में है कि मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को भी रेप कर सके या बेनिफिट उसका उठा सके। So these are some of the goals which are in the mind of the business firm while drafting or while framing the capital structure। जो भी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बनाता है या जिस रेशियो पे भी डेप्ट इक्विटी में आके वो लोग रुकते हैं, तो इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है।
तो ऑप्टिमम, तो बेसिकली ऑप्टिमम को डिफाइन करने के लिए हम लोग केवल वही एक पॉइंट को मानते हैं जहां पे हमारा वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो, ताकि वैल्यू ऑफ फर्म बढ़े। बट और भी कई चीजें होती हैं, और भी कई गोल्स होते हैं जो कंपनी के दिमाग में या बिजनेस फर्म्स के या उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दिमाग में होता है while framing the capital structure. These were some of the important goals. किसी को किसी पॉइंट में डिस्कस करना है, किसी पॉइंट में जो ना समझ में आया हो या उसको और डिस्कस करना चाहता हो? चलो, इसका नेक्स्ट अब सेगमेंट जो है, आफ्टर गोल्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, आवर नेक्स्ट पार्ट इज थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। यहाँ एक चीज आप लोग ध्यान देना कि जो आपके सिलेबस में है, सिलेबस में जो यूनिट थर्ड है ये कैपिटल स्ट्रक्चर, उसका स्टार्टिंग ही सीधा यही है कि कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज डायरेक्ट नहीं दे रखा है, उसने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एमएम हाइपोथेसिस, और एक दे दिया है ट्रेडिशनल थ्योरी या ट्रेडिशनल कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसका मतलब समझो कि बेसिकली देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट थ्योरीज। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, फिर से मैं बता देता हूं कि देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट थ्योरीज, तीन कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज हैं। ठीक है, लेकिन दो एक ही व्यक्ति के द्वारा दी गई हैं। फर्स्ट टू थ्योरीज और द ओल्ड थ्योरीज और द ट्रेडिशनल थ्योरीज, ठीक है, जो दो हैं, दो ट्रेडिशनल थ्योरी है, एक ही व्यक्ति के द्वारा दी गई है। ना व्हाट आर दोस टू ट्रेडिशनल थ्योरीज? दो थ्योरीज क्या क्या है? एक है ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, और सॉरी नेट इनकम अप्रोच, इनकम अप्रोच, और उसी का है फिर ऑपरेटिंग इनकम कर दिया है। दोनों डुरंड के द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, और दोनों को ही ट्रेडिशनल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोनों को कंबाइंड करके आपके सिलेबस में दे रखा है। और दूसरा जो मॉडर्न है या नया जिसको हम लोग मानते हैं एमएम हाइपोथेसिस, वो उसके ऊपर है। ठीक है, अब देखो तीनों की तीनों थ्योरीज कुछ वर्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट है या वर्ड्स बेस्ड है। जब तक उन वर्ड्स का मतलब आपको नहीं समझ में आएगा तब तक थ्योरीज को समझना बहुत मुश्किल है। जैसे दो वर्ड्स हमेशा उन थ्योरीज में यूज की जाएंगी। ठीक है, पहले तो हमें ये समझना होगा कि थ्योरीज के लिए व्हाट आर द बेसिक एजम्पशंस। लार्ज नंबर ऑफ एजम्पशंस आर देयर, उसको मैं समझाऊंगा कि व्हाट आर द बेसिक एजम्पशंस विच हैव बीन एज्यूम्ड बाय द एक्सपर्ट्स। वो मान लिया गया है। ठीक है, वास्तविकता से उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपके मानने से केवल डेब्ट और इक्विटी होता है। हम लोग जानते हैं कि भाई प्रेफरेंस नाम का भी चीज होता है। ठीक है, बट मान लिया गया है तो चलो ठीक है भाई, थ्योरी को पढ़ने के लिए एजम्पशंस को देख लिया जाएगा। उसके अलावा थ्योरी में दो वर्ड्स को लगातार यूज किया जाएगा। वो दो क्या है? एक है आर्बिट्रेज। ठीक है, तो आप लोग ये पढ़ के आना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज क्या होता है तभी समझ में आएगा। दूसरा एक होता है लिवरेज। लिवरेज, ठीक है, अब लिवरेज के भी कई प्रकार हो जाते हैं, बट फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिवरेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिवरेज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेज। देन वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो थ्योरीज को पढ़ने के लिए पहले इन दो इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना जरूरी होगा। तो ये अगली क्लास से इसके क्या एजम्पशंस हैं और थ्योरीज क्या क्या कहती हैं, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले, अदरवाइज इसको आज यहीं पे रोकते हैं।